नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका। आज हम इलेक्ट्रिशियन थ्योरी का एक ऐसा अध्याय शुरू करने जा रहे हैं जो इस ट्रेड की आंखें कहा जा सकता है। यह अध्याय है वैद्युत मापन उपयंत्र। बिजली दिखाई नहीं देती, उसे केवल उसके प्रभावों से महसूस किया जा सकता है। लेकिन एक इलेक्ट्रिशियन अंदाजे से काम नहीं कर सकता। हमें पता होना चाहिए कि तार में कितना करंट है, कितना वोल्टेज है और कितनी बिजली खर्च हो रही है। यही काम मापन यंत्र करते हैं। आज की इस मैराथन क्लास में हम गैल्वेनोमीटर की सुई से लेकर डिजिटल मल्टीमीटर की स्क्रीन तक सब कुछ विस्तार से समझेंगे। सबसे पहले मापन यंत्रों का वर्गीकरण समझते हैं। वैद्युत मापन यंत्र मुख्य रूप से दो प्रकार के होते हैं। पहला है निरपेक्ष यंत्र, एब्सोल्यूट इंस्ट्रूमेंट्स। ये वे यंत्र हैं जो मापी जाने वाली राशि का मान सीधे नहीं बताते, बल्कि यंत्र के स्थिरांक और सुई के विक्षेप डिफ्लेक्शन के रूप में बताते हैं। उदाहरण के लिए टेंजेंट गैल्वेनोमीटर। इसमें हमें रीडिंग डिग्री में मिलती है, जैसे 30 डिग्री या 45 डिग्री, फिर हम उसे फॉर्मूले में रखकर करंट निकालते हैं। इनका उपयोग केवल प्रयोगशालाओं, लैबोरेटरीज में मानकों को कैलिब्रेट करने के लिए होता है। व्यावहारिक कार्यों में इनका उपयोग नहीं होता। दूसरा है द्वितीयक यंत्र, सेकेंडरी इंस्ट्रूमेंट्स। ये वे यंत्र हैं जो रीडिंग को सीधे पैमाने स्केल पर दिखाते हैं, जैसे एम्पियर मीटर, वोल्ट मीटर, वॉट मीटर। एक इलेक्ट्रिशियन का वास्ता इन्हीं यंत्रों से पड़ता है। कार्य के आधार पर द्वितीयक यंत्र तीन प्रकार के होते हैं। सूचक यंत्र, इंडिकेटिंग इंस्ट्रूमेंट्स, जो तत्कालीन मान बताते हैं। जैसे एम्पियर मीटर की सुई अभी 5 एम्पियर पर है, तो मतलब अभी 5 एम्पियर करंट बह रहा है। जैसे ही करंट बंद होगा, सुई 0 पर आ जाएगी। रिकॉर्डिंग यंत्र, रिकॉर्डिंग इंस्ट्रूमेंट्स। ये यंत्र पेन और कागज, ग्राफ पेपर के जरिए लगातार रीडिंग का रिकॉर्ड बनाते रहते हैं। जैसे ईसीजी मशीन या पावर हाउस में लगा लोड रिकॉर्डर। ये बताता है कि किस समय कितना लोड था। एकीकृत यंत्र, इंटीग्रेटिंग इंस्ट्रूमेंट्स। ये यंत्र किसी निश्चित समय में खर्च हुई कुल मात्रा को जोड़ते रहते हैं। सबसे बड़ा उदाहरण है आपके घर का बिजली का मीटर, एनर्जी मीटर। ये नहीं बताता कि अभी कितना लोड है, बल्कि यह बताता है कि पिछले एक महीने में आपने कुल कितनी बिजली खर्च की। किसी भी सूचक यंत्र जैसे एमीटर या वोल्टमीटर को काम करने के लिए 3 तरह के बलों, टॉर्क्स की आवश्यकता होती है। इसे ध्यान से समझिए, क्योंकि यही परीक्षा का मूल आधार है। 1. विक्षेपक बल, आघूर्ण, डिफ्लेक्टिंग टॉर्क। ये वह बल है जो सुई को 0 पोजीशन से हिलाता है। जब हम करंट देते हैं तो चुंबकीय या ऊष्मीय प्रभाव के कारण एक बल लगता है जो पॉइंटर को आगे धकेलता है। इसे टेड से दर्शाते हैं। 2. नियंत्रक बल, आघूर्ण, कंट्रोलिंग टॉर्क। जरा सोचिए, अगर सिर्फ विक्षेपक बल हो तो सुई धकेलने पर सीधे आखिरी कोने पर जाकर टकराएगी और वहीं रुक जाएगी, चाहे करंट 1 एम्पियर हो या 10 एम्पियर। हमें एक ऐसा बल चाहिए जो सुई को रोके और उसे करंट के अनुपात में ही आगे बढ़ने दे। इसे नियंत्रक बल कहते हैं। यह विक्षेपक बल का विरोध करता है। सुई वहां जाकर रुकती है जहां विक्षेपक बल और नियंत्रक बल बराबर हो जाते हैं, टेड इक्वल्स टीसी। साथ ही जब सप्लाई बंद होती है तो यही बल सुई को वापस 0 पर लाता है। नियंत्रक बल पैदा करने की 2 विधियां हैं। स्प्रिंग नियंत्रण, स्प्रिंग कंट्रोल। इसमें फास्फोब्रॉन्ज की बनी 2 बाल कमानियां, हेयर स्प्रिंग्स प्रयोग की जाती हैं। फास्फोब्रॉन्ज ही क्यों? क्योंकि यह गैर चुंबकीय है, इस पर जंग नहीं लगता और तापमान बदलने पर इसका लचीलापन नहीं बदलता। एक स्प्रिंग सुई को ले जाती है और दूसरी वापस लाती है। इसका फायदा यह है कि इसका पैमाना, स्केल, समरूप, यूनिफॉर्म होता है और यंत्र को किसी भी स्थिति में खड़ा या लेटाकर रखा जा सकता है। गुरुत्व नियंत्रण, ग्रेविटी कंट्रोल। इसमें स्पिंडल पर एक छोटा सा वजन, कंट्रोल वेट, लटका दिया जाता है। जब सुई घूमती है तो गुरुत्वाकर्षण बल उसे नीचे खींचता है। ये सस्ता होता है और तापमान से प्रभावित नहीं होता, लेकिन इसका नुकसान यह है कि पैमाना शुरू में तंग क्रैम्प्ड होता है और बाद में खुला होता है। और सबसे बड़ी बात, इस यंत्र को बिल्कुल सीधा, वर्टिकल रखना पड़ता है, वरना ये काम नहीं करेगा। 3. अवमंदन बल, आघूर्ण, डैम्पिंग टॉर्क। अब मान लीजिए विक्षेपक बल और नियंत्रक बल बराबर हो गए और सुई 5 एम्पियर पर पहुंच गई। लेकिन वहां पहुंचकर सुई एकदम से रुकेगी नहीं, वह अपनी जड़त्व, इनर्शिया के कारण 5 के इधर उधर कांपती, वाइब्रेट रहेगी। इसे रोकने के लिए और सुई को तुरंत स्थिर करने के लिए अवमंदन बल लगाया जाता है। इसकी 3 विधियां हैं। वायु घर्षण, एयर फ्रिक्शन डैम्पिंग। इसमें सुई के पीछे एक एल्यूमिनियम का पिस्टन लगा होता है जो एक एयर चेंबर में चलता है। हवा का दबाव सुई को झटके से हिलने से रोकता है। इसका प्रयोग मूविंग आयरन यंत्रों में होता है। भंवर धारा अवमंदन, एडी करंट डैम्पिंग। ये सबसे प्रभावी विधि है। इसमें एक एल्यूमिनियम की डिस्क या फॉर्मा को परमानेंट मैग्नेट के बीच घुमाया जाता है। लेंस के नियम के अनुसार भंवर धाराएं गति का विरोध करती हैं और सुई तुरंत रुक जाती है। इसका प्रयोग पीएमएमसी यंत्रों में होता है। द्रव घर्षण, फ्लूइड फ्रिक्शन। इसमें तेल का प्रयोग होता है। ये बहुत कम इस्तेमाल होता है, केवल इलेक्ट्रोस्टैटिक यंत्रों में। मापन यंत्रों के प्रकार। अब हम यंत्रों की आंतरिक संरचना को चीर फाड़ कर देखेंगे।
मुख्य रूप से दो प्रकार के यंत्र सबसे ज़्यादा पूछे जाते हैं, पीएमएमसी और मूविंग आयरन। एक चल कुंडली यंत्र, परमानेंट मैग्नेट मूविंग कॉइल पीएमएमसी। इसे डी आर्सनवल्क डासनवल्क प्रकार का यंत्र भी कहते हैं। रचना, इसमें घोड़े की नाल के आकार का एक शक्तिशाली स्थायी चुंबक परमानेंट मैग्नेट होता है। इसके ध्रुवों पोल्स के बीच एक आयताकार एल्यूमिनियम का फ्रेम फॉर्म होता है जिस पर तांबे के पतले तार की कुंडली लिपटी होती है। कार्यप्रणाली, जब कुंडली में डी सी करंट बहता है तो फ्लेमिंग के बाएं हाथ के नियम के अनुसार उस पर एक बल लगता है और वह घूमती है। विशेषताएं, ये केवल डी सी पर काम करता है। अगर ए सी देंगे तो सुई 0 पर ही थरथराएगी क्योंकि ए सी की दिशा बार बार बदलती है। इसका पैमाना बिल्कुल एक समान लिनियर होता है। इसमें भंवर धारा अवमंदन एडी करंट डैम्पिंग का प्रयोग होता है क्योंकि इसमें स्थायी चुंबक पहले से मौजूद है। इसकी सुग्राहिता सेंसिटिविटी बहुत उच्च होती है और बिजली की खपत बहुत कम होती है। ये महंगा होता है। बी चल लौह यंत्र मूविंग आयन मी। ये सबसे ज़्यादा इस्तेमाल होने वाला और सस्ता यंत्र है। सिद्धांत, चुंबक लोहे के टुकड़े को अपनी ओर खींचता है। ये दो प्रकार के होते हैं। आकर्षण प्रकार अट्रैक्शन टाइप, इसमें एक कुंडली के पास लोहे की डिस्क होती है। जब कुंडली में करंट आता है वह चुंबक बनती है और डिस्क को अंदर खींचती है। प्रतिकर्षण प्रकार रपल्शन टाइप, इसमें दो लोहे की पत्तियां वेन्स होती हैं, एक फिक्स और एक मूवेबल। जब दोनों चुंबकीय होती हैं तो समान ध्रुव होने के कारण एक दूसरे को धक्का देती हैं। विशेषताएं, यह ए सी और डी सी AC और DC दोनों पर काम करता है। इसका पैमाना असमान नॉन यूनिफॉर्म होता है। शुरू में अंक पास पास और बाद में दूर दूर होते हैं। इसमें वायु घर्षण अवमंदन एयर फ्रिक्शन डैम्पिंग प्रयोग होता है। ये सस्ता और मजबूत होता है लेकिन कम एक्यूरेट होता है। एमीटर और वोल्टमीटर, यंत्र तो बन गया लेकिन उसे परिपथ में कैसे जोड़ें। एमीटर एमीटर, ये धारा करंट नापता है। इसे परिपथ के श्रेणी क्रम सीरीज में जोड़ा जाता है। एक आदर्श एमीटर का प्रतिरोध 0 होना चाहिए। रेंज बढ़ाना एक्सटेंशन ऑफ रेंज। मान लीजिए आपके पास 1 एम्पियर नापने वाला एमीटर है लेकिन आपको 100 एम्पियर नापना है। क्या करेंगे? हम इसके समानांतर पैरेलल में एक बहुत कम मान का प्रतिरोध जोड़ते हैं जिसे शंट कहते हैं। ये शंट मैंगनीन धातु का बना होता है। शंट प्रतिरोध का सूत्र है R_SH = फ्रैक R_MM1। यहाँ R_M मीटर का प्रतिरोध है और M गुणन कारक है। M = नापी जाने वाली धारा, मीटर की पुरानी धारा। वोल्टमीटर, ये वोल्टेज नापता है। इसे परिपथ के समानांतर पैरेलल में जोड़ा जाता है। एक आदर्श वोल्टमीटर का प्रतिरोध अनंत इन्फिनिट होना चाहिए। रेंज बढ़ाना, अगर कम रेंज के वोल्टमीटर से ज़्यादा वोल्टेज नापना हो तो हम उसके श्रेणी क्रम सीरीज में एक उच्च मान का प्रतिरोध जोड़ते हैं जिसे मल्टीप्लायर कहते हैं। ये यूरेका या कांस्टेंटन का बना होता है। मल्टीप्लायर प्रतिरोध का सूत्र है R_S = R_M × M1। वॉटमीटर शक्ति पावर नापने के लिए वॉटमीटर का प्रयोग होता है। साधारणतया हम डायनेमोमीटर टाइप वॉटमीटर इस्तेमाल करते हैं। संरचना, इसमें दो तरह की कॉइल होती हैं। करंट कॉइल CC, यह मोटे तार और कम टन की होती है। इसे लोड के सीरीज में जोड़ा जाता है। ये फिक्स रहती है। प्रेशर कॉइल PC, के पतले तार और ज़्यादा टन की होती है। इसे लोड के पैरेलल में जोड़ा जाता है। यह मूवेबल होती है और इसी के साथ सुई जुड़ी होती है। महत्वपूर्ण, डायनेमोमीटर टाइप वॉटमीटर में लोहे की कोर आयन कोर का इस्तेमाल नहीं होता। यह एयर कोड होता है ताकि हिस्टेरिसिस लॉस न हो। यह AC और DC दोनों की पावर नाप सकता है। इसका विक्षेप P = V cos phi के समानुपाती होता है। ऊर्जा मापी, यह अध्याय का सबसे व्यवहारिक हिस्सा है। इसे क्वामीटर या यूनिट मीटर भी कहते हैं। घरों में इंडक्शन टाइप एनर्जी मीटर लगता है जो केवल ऐप पर काम करता है। इसके 4 मुख्य तंत्र सिस्टम्स होते हैं। ड्राइविंग सिस्टम, इसमें 2 इलेक्ट्रोमैग्नेट होते हैं। एक शंट मैग्नेट जो वोल्टेज से जुड़ता है और एक सीरीज मैग्नेट जो करंट से जुड़ता है। मूविंग सिस्टम, इन दोनों मैग्नेट के बीच एक एल्यूमिनियम की हल्की डिस्क होती है जो घूमती है। ब्रेकिंग सिस्टम, डिस्क को रोकने और कंट्रोल करने के लिए एक परमानेंट मैग्नेट C-शेप मैग्नेट डिस्क के किनारे पर लगा होता है। इसे ब्रेक मैग्नेट कहते हैं। अगर हम इस मैग्नेट को डिस्क के केंद्र की तरफ खिसकाएं तो डिस्क तेज घूमेगी और अगर दूर किनारे की तरफ ले जाएं तो डिस्क धीरे घूमेगी। इसी से मीटर की स्पीड एडजस्ट की जाती है। रजिस्टरिंग सिस्टम, इसमें गियर्स का एक सेट होता है जो डिस्क के चक्करों को गिनता है और डायल पर रीडिंग दिखाता है। क्रीपिंग त्रुटि, क्रीपिंग एरर, कभी कभी ऐसा होता है कि घर में सारी लाइटें बंद हैं, नो लोड, फिर भी मीटर की डिस्क धीरे धीरे घूमती रहती है। इसे क्रीपिंग दोष कहते हैं।
इसका कारण है घर्षण की भरपाई, फ्रिक्शन कॉम्पेंसेशन के लिए दी गई अतिरिक्त वोल्टेज। निवारण: इसे रोकने के लिए एल्यूमिनियम डिस्क में व्यास के विपरीत दिशा में 2 छोटे छोटे छेद होल्स कर दिए जाते हैं। जब छेद चुंबक के नीचे आता है तो डिस्क रुक जाती है। मेगा वायरिंग का इंसुलेशन प्रतिरोध, इंसुलेशन रेजिस्टेंस नापने के लिए मेगा का उपयोग होता है। आप पूछ सकते हैं कि हम मल्टीमीटर क्यों नहीं यूज करते? क्योंकि मल्टीमीटर केवल 3 वोल्ट या 9 वोल्ट की बैटरी पर काम करता है, जो लीकेज पकड़ने के लिए काफ़ी नहीं है। मेगा के अंदर एक छोटा हैंड ड्रिवेन DC जनरेटर, हैंड ड्रिवन DC जनरेटर होता है। जब हम इसका हैंडल 160 RPM की स्पीड से घुमाते हैं तो ये 500 वोल्ट घरेलू मेगा के लिए पैदा करता है। कार्यप्रणाली: ये रेशियोमीटर के सिद्धांत पर काम करता है। इसमें नियंत्रण के लिए स्प्रिंग नहीं होती। इसका पैमाना उल्टा होता है, एक तरफ अनंत इन्फिनिटी और दूसरी तरफ 0 अगर तार कहीं से टूटा नहीं है और इंसुलेशन सही है तो यह अनंत दिखाएगा। अगर कहीं शॉर्ट सर्किट है तो यह 0 दिखाएगा। मल्टीमीटर, इसे एवियोमीटर, एम्पियर वोल्ट ओम मीटर भी कहते हैं। यह एक ही यंत्र है जो करंट, वोल्टेज और प्रतिरोध तीनों नाप सकता है। एनालॉग मल्टीमीटर: इसमें सुई होती है। इसमें बैटरी केवल प्रतिरोध रेजिस्टेंस नापते समय प्रयोग होती है। वोल्टेज और करंट नापते समय ये सर्किट की पावर से ही चलता है। डिजिटल मल्टीमीटर: इसमें LCD डिस्प्ले होता है। ये ज़्यादा एक्यूरेट है और इसका इनपुट रेजिस्टेंस बहुत हाई होता है। आवृत्ति मीटर और पावर फैक्टर मीटर: आवृत्ति मीटर, फ्रीक्वेंसी मीटर। भारत में फ्रीक्वेंसी 50 हर्ट्ज है। इसे नापने के लिए 2 तरह के मीटर आते हैं। यांत्रिक अनुनाद प्रकार, मैकेनिकल रेजोनेंस टाइप। इसमें अलग अलग लंबाई की कई लोहे की पत्तियां रीड्स होती हैं। जिस पत्ती की नेचुरल फ्रीक्वेंसी सप्लाई फ्रीक्वेंसी से मैच करती है, वह पत्ती सबसे ज़्यादा हिलने लगती है। इलेक्ट्रिकल रेजोनेंस टाइप: इसमें इंडक्टर और कैपेसिटर का प्रयोग होता है। पावर फैक्टर मीटर: ये कॉस फाई का मान बताता है। डायनेमोमीटर टाइप पावर फैक्टर मीटर में कंट्रोलिंग स्प्रिंग नहीं होती। इसकी सुई किसी भी दिशा में रुक सकती है जब सप्लाई बंद हो। इंस्ट्रूमेंट ट्रांसफॉर्मर CT और PT: जब हमें बहुत हाई करंट जैसे 1000 एम्पियर या हाई वोल्टेज 11000 वोल्ट नापना हो तो हम साधारण मीटर नहीं लगा सकते, वो जल जाएंगे। वहाँ हम इंस्ट्रूमेंट ट्रांसफॉर्मर लगाते हैं। 4. करंट ट्रांसफॉर्मर, करंट ट्रांसफॉर्मर CT: ये करंट को स्टेप डाउन करता है। इसका इस्तेमाल एमीटर के साथ होता है। इसकी प्राइमरी वाइंडिंग में केवल 1 या 2 टर्न होते हैं, मोटा तार जिसे मेन लाइन के सीरीज में जोड़ते हैं। सेकेंडरी वाइंडिंग में बहुत सारे टर्न होते हैं जिसे 5 एम्पियर वाले एमीटर से जोड़ते हैं। चेतावनी: CT की सेकेंडरी वाइंडिंग को चालू लाइन में कभी खुला ओपन नहीं छोड़ना चाहिए। अगर इसे खुला छोड़ा तो कोर सैचुरेट हो जाएगी, बहुत हाई वोल्टेज पैदा होगा और CT फट सकता है। अगर एमीटर हटाना है तो पहले सेकेंडरी को शॉर्ट करें। 5. पोटेंशियल ट्रांसफॉर्मर PT: ये वोल्टेज को स्टेप डाउन करता है। यह एक स्टेप डाउन ट्रांसफॉर्मर ही है। इसकी सेकेंडरी आमतौर पर 110 वोल्ट की होती है। इसका उपयोग वोल्टमीटर के साथ होता है। अब हम प्रतिरोध नापने वाले एक विशेष यंत्र ओम मीटर की कार्यप्रणाली को समझेंगे। वैसे तो हम मल्टीमीटर से प्रतिरोध नाप सकते हैं, लेकिन जब हमें बहुत सटीकता चाहिए होती है तो हम ओम मीटर का प्रयोग करते हैं। यह मुख्य रूप से 2 प्रकार का होता है, सीरीज टाइप और शंट टाइप। सीरीज टाइप ओम मीटर का प्रयोग मध्यम और उच्च मान के प्रतिरोध को नापने के लिए होता है। इसके अंदर एक बैटरी, एक रियोस्टेट और एक PMMC मीटर सीरीज में जुड़े होते हैं। इसकी सबसे बड़ी पहचान इसका पैमाना स्केल है। इसके पैमाने पर 0 दाईं ओर होता है और अनंत इन्फिनिटी बाईं ओर होता है। जब हम दोनों प्रोब को आपस में शॉर्ट करते हैं तो करंट अधिकतम बहता है और सुई फुल विक्षेप देकर 0 पर पहुंच जाती है। अगर सुई 0 पर नहीं जा रही तो हम 0 एडजस्टमेंट रियोस्टेट को घुमाकर उसे सेट करते हैं। दूसरा है शंट टाइप ओम मीटर। इसका प्रयोग बहुत कम मान के प्रतिरोध लो रेजिस्टेंस को नापने के लिए होता है। इसमें मापा जाने वाला प्रतिरोध मीटर के समानांतर पैरेलल में जोड़ा जाता है। इसका पैमाना सीधा होता है, यानी बाईं ओर 0 और दाईं ओर अनंत। अगर हम इसके टर्मिनलों को खुला छोड़ दें तो सुई अनंत पर नहीं बल्कि एक निश्चित मान पर रहती है और स्विच ऑन करते ही बाईं ओर 0 की तरफ आती है। अब बात करते हैं अर्थ टेस्टर की। अक्सर छात्र मेगा और अर्थ टेस्टर में कंफ्यूज हो जाते हैं। मेगा इंसुलेशन प्रतिरोध नापता है, जबकि अर्थ टेस्टर जमीन का प्रतिरोध अर्थ रेजिस्टेंस नापता है। अर्थ टेस्टर का सिद्धांत भी गिरते हुए विभव फॉल ऑफ पोटेंशियल पर आधारित है। इसकी बनावट में एक खास बात होती है, इसके अंदर भी एक जनरेटर होता है, लेकिन ये DC नहीं बल्कि AC करंट जमीन में भेजता है। ऐसा क्यों? क्योंकि अगर हम जमीन में DC
करंट भेजेंगे तो मिट्टी में नमी और रसायनों के कारण इलेक्ट्रोलाइटिक प्रभाव पैदा होगा और एक विपरीत वोल्टेज बैक ईएमएफ बन जाएगा, जिससे रीडिंग गलत आएगी। इसलिए इसमें एक रोटरी करंट रिवर्सर लगा होता है जो सी को AC में बदलकर जमीन में भेजता है और वापस आते समय उसे फिर से DC बनाकर मीटर को देता है। इसमें 4 टर्मिनल होते हैं, P1, P2 और C2। नापते समय हम और P1 को शॉर्ट करके अर्थ इलेक्ट्रोड से जोड़ते हैं और P2 व C2 को जमीन में गड़े हुए 2 अलग अलग सरियों स्पाइक्स से जोड़ते हैं। एक अच्छी अर्थिंग का प्रतिरोध 1 ओहम से 5 ओहम के बीच होना चाहिए। चट्टानी इलाकों में यह 8 ओहम तक हो सकता है। अगला महत्वपूर्ण यंत्र है फेज सीक्वेंस इंडिकेटर। फेज सीक्वेंस इंडिकेटर 3 फेज सिस्टम में ये जानना बहुत जरूरी है कि R, Y, Y और B का सही क्रम क्या है। अगर क्रम गलत हुआ तो 3 फेज मोटर उल्टी घूमने लगेगी, जिससे मशीनें टूट सकती हैं। ये यंत्र इंडक्शन मोटर के सिद्धांत पर काम करता है। इसमें एक छोटी सी एल्यूमिनियम की डिस्क होती है। जब हम इसे तीनों फेजों से जोड़ते हैं तो अगर डिस्क तीर की दिशा में घूमे तो फेज क्रम सही RYB है, और अगर डिस्क उल्टी घूमे तो फेज क्रम गलत है। इसका इस्तेमाल मोटर का कनेक्शन करने से पहले हमेशा करना चाहिए। एक और बहुत ही व्यवहारिक यंत्र है टोन टेस्टर या क्लैंप मीटर। सोचिए, अगर एक मोटी केबल में करंट बह रहा है और आपको उसे नापना है, लेकिन आप तार को काट नहीं सकते और न ही सर्किट को बंद कर सकते हैं, तब टोन टेस्टर काम आता है। ये म्यूचुअल इंडक्शन के सिद्धांत पर काम करता है। यह असल में एक चलता फिरता करंट ट्रांसफॉर्मर CT है। इसके ऊपर एक जबड़ा क्लैंप होता है जिसे हम ट्रिगर दबाकर खोलते हैं और जिस तार का करंट नापना है उसे इस जबड़े के बीच में फंसा देते हैं। वह तार प्राइमरी वाइंडिंग का काम करता है एक टन, और क्लिप के अंदर की कॉइल सेकेंडरी वाइंडिंग का काम करती है। ध्यान रहे, टोन टेस्टर से नापते समय जबड़े के अंदर केवल एक ही तार होना चाहिए। अगर आप फेज और न्यूट्रल दोनों तारों को एक साथ क्लिप के अंदर ले लेंगे तो रीडिंग 0 आएगी, क्योंकि आने वाला और जाने वाला करंट एक दूसरे के चुंबकीय क्षेत्र को खत्म कर देगा। अब हम टैकोमीटर को समझते हैं। मोटर की गति RPM नापने के लिए इसका प्रयोग होता है। पुराने टैकोमीटर यांत्रिक मैकेनिकल होते थे जिन्हें मोटर की शाफ्ट के साथ सटाकर रखना पड़ता था, लेकिन आजकल डिजिटल फोटो टैकोमीटर आते हैं। ये परावर्तन के सिद्धांत पर काम करता है। हम मोटर की शाफ्ट पर एक रिफ्लेक्टिव टेप चमकदार स्टिकर चिपका देते हैं। टैकोमीटर से एक लेजर बीम निकलती है जो स्टिकर से टकराकर वापस आती है। मीटर यह गिनता है कि 1 मिनट में कितनी बार लाइट वापस आए और सीधे स्क्रीन पर RPM दिखा देता है। इसे नॉन कॉन्टैक्ट टाइप कहते हैं क्योंकि इसमें मोटर को छूने की जरूरत नहीं पड़ती। अंत में सिंक्रोस्कोप के बारे में जानते हैं। इसका उपयोग पावर हाउस में होता है। जब 2 अल्टरनेटरों को समानांतर पैरेलल में जोड़ना होता है तो हमें ये देखना होता है कि दोनों की फ्रीक्वेंसी और फेज एंगल बिल्कुल बराबर हों। सिंक्रोनोस्कोप यही बताता है। इसमें एक सुई होती है। अगर सुई फास्ट की तरफ घूम रही है तो मतलब आने वाले जनरेटर की स्पीड ज़्यादा है। अगर स्लो की तरफ है तो स्पीड कम है। जब सुई बिल्कुल ऊपर 12 बजे की स्थिति में रुक जाए, ठीक उसी वक्त हम स्विच ऑन करके दोनों जनरेटरों को जोड़ देते हैं। इन सभी यंत्रों में कैलिब्रेशन या अंशांकन बहुत जरूरी है। समय के साथ स्प्रिंग ढीली हो जाती है या चुंबक कमजोर हो जाता है, जिससे रीडिंग गलत आने लगती है। इसलिए साल में एक बार इन यंत्रों की जांच एक मानक यंत्र स्टैंडर्ड इंस्ट्रूमेंट से तुलना करके की जाती है, ताकि त्रुटियों को सुधारा जा सके। तो दोस्तों, ये था अध्याय 16 का विस्तृत विवरण। हमने देखा कि मापन यंत्रों की दुनिया कितनी विशाल है। एक इलेक्ट्रिशियन के तौर पर आपको याद रखना है, एमीटर हमेशा सीरीज में, वोल्टमीटर हमेशा पैरेलल में। मेगा का उपयोग इंसुलेशन चेक करने के लिए। एनर्जी मीटर में छेद क्यों होते हैं? क्रीपिंग रोकने के लिए। PMMC केवल DC के लिए और मूविंग आयरन दोनों के लिए। इस वीडियो को बार बार देखें क्योंकि इसमें बताए गए फॉर्मूले शंट और मल्टीप्लाई के सीधे परीक्षाओं में न्यूमेरिकल के रूप में आते हैं। डायग्राम्स की प्रैक्टिस करें। आशा है कि यह जानकारी आपके करियर में मील का पत्थर साबित होगी। वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगले अध्याय में। धन्यवाद।